तो दोस्तों जस्ट आप लोग सपोज करिए कि आप लोग हैं एक सेलर, लेकिन सेलर से मेरा मतलब ये वाला सेलर नहीं है, मेरा मतलब है मर्चेंट नेवी वाला सेलर। और आप लोग अपनी कार्गो शिप में बैठ के एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो। सडनली आपके साथ कुछ होता है ये। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल भी सही देखा और सही सुना। आज की इस वीडियो पे हम लोग यही बात करेंगे और ऐसी ही एक कंट्री के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा समुद्री लुटेरे रहते हैं और जो देश से सबसे ज़्यादा समुद्री पायरेट्स निकलकर कार्गो शिप पर हमला करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सोमालिया की। जी हाँ, सोमालिया की। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना उनका जो इकॉनमी है वो चलता नहीं है। हर कंट्री एक्सपोर्ट करती है, हर कंट्री इंपोर्ट करती है। कुछ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो रोड्स के जरिए हो जाते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री। कुछ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो ट्रेन से भी हो जाता है, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश में ट्रेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। इंडिया और नेपाल में बाई रोड से ही हो जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। लेकिन ऐसी कंट्री जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है शिपों का, बड़े बड़े कंटेनर शिप, कार्गो शिप का या फिर एयरप्लेन्स का। एयरप्लेन में जो कार्गो वाली प्लेन्स होती है उनमें अच्छी खासी कैपेसिटी तो रहती है, लेकिन उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है जितनी कि एक कार्गो शिप या कंटेनर शिप में रहती है। तो मान लीजिए इंडिया से अगर कोई सामान हम लोगों को यूरोप भेजना है, या फिर चाइना को कोई कंट्री को सामान भेजना है, या चाइना को अफ्रीका भेजना है, यूरोप भेजना है, तो यहाँ पे कार्गो शिप का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि एयरप्लेन में उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहता। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी बड़ी कार्गो शिप होती है और इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी लाख लाख टन में होता है, जिसकी वजह से कंपनियाँ या फिर कंट्रियाँ ज़्यादा प्रीफर करती है शिपों को एज कम्पेयर टू एयरप्लेन्स। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी कंट्री भी जो ओशियन के साथ अपनी कोस्ट लाइन शेयर करती है जिसका नाम है इंडियन ओशियन। वैसे मैं जानता हूँ कि इंडियन ओशियन से पहले बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से हमारी कोस्ट लाइन जुड़ती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी भी बाद में जाके इंडियन ओशियन से ही मिलती है। ये बात आप लोगों को पता होगी। तो इंडियन ओशियन से वर्ल्ड की जो 40% कार्गो मूवमेंट है वो होती है। अब इंडियन ओशियन से 40% क्यों होती है? क्योंकि एक कंट्री और मतलब ऐसी दो कंट्री को आप एक जगह रख दोगे तो ऑफकोर्स ही बात है कि उनका मार्केट बहुत बड़ा होगा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चाइना और इंडिया की। चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, इंडिया की भी 130 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसी दो बहुत बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री को रख दोगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होगा। तो यही रास्ते से वर्ल्ड की 40% इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। लेकिन इंडियन ओशियन में एक कंट्री कोस्ट लाइन अपनी ऐसी शेयर करती है जहाँ पे खाली समुद्री लुटेरे हैं और जिनको कि हम लोग इंग्लिश में पायरेट्स बोलते हैं। कैरेबियन, जो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन है वो वाली मूवी की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल स्टोरी की बात कर रहा हूँ, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो कंट्री में बात कर रही है वन ऑफ द मोस्ट ईस्टर्न कंट्री अफ्रीका की। ये आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अपनी स्क्रीन पे जो मैप है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हॉर्न जैसा बना हुआ है, यहीं पे ये कंट्री आती है। और ये कंट्री 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। एक है केनिया, इसके बगल में आता है इथोपिया, और इसके नॉर्थ में आप लोग देखोगे तो जिबूटी नाम की एक कंट्री आती है जो काफ़ी छोटी है। तो ये जो कंट्री है सोमालिया, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा रेडिकल ग्रुप भी है और यहाँ पे कमाई का अगर जरिया देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने इलीगलों काम में अपना जो रोजी रोटी का जरिया है वो ढूंढ लिया है। तो 3 कंट्री के साथ तो सोमालिया बाउंड्री शेयर करती है, लेकिन इसके ऊपर में अगर आप लोग देखोगे गल्फ ऑफ एडन से ऊपर में तो आपको येमेन दिखेगा। येमेन में भी बहुत ही समय से सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ अलकायदा का घर भी है। तो जी हाँ, येमेन का जो आतंकवादी संगठन है अलकायदा, वही हमेशा सोमालिया के पायरेट्स को हथियार मुहैया करवाता है। सोमालिया के पायरेट जो लूटे हुए जहाज से फिरौती की रकम होती है वो इनके साथ शेयर करते हैं और बदले में इनको अत्याधुनिक हथियार मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे सोमालिया के पायरेट्स पुरानी फिल्मी पिक्चरों जैसा तलवार या फिर चक्कू लेके कोई बड़े बड़े शिप को नहीं लूटते हैं। लिटरली इनके पास AK-47 रहती है, उसी से ये बड़े बड़े कंपनियों के जहाज को लूटते हैं। वैसे लूटने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सोमालिया के जो पायरेट्स है वो इनका सामान लूट लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी यहाँ के लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो लूटे हुए सामान से भी इन क्या करना है, कैसे इनको बेचना है बाहर की मार्केट में, तो इनको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। तो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं बेसिकली क्या करते हैं कि जो कार्गो शिप होती है उनके जितने भी क्रू मेंबर होते हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और पूरा जो शिप है उसको हाईजैक कर लेते हैं। फिर बाद में जो शिप कंपनी रहती है उनको कॉल करते हैं, या फिर जो कंट्री की शिप रहती है वहाँ के जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनको कॉल करते हैं, तभी तुम्हारी जो शिप है उसको हम लोग छोड़ेंगे, नहीं तो जितने जो क्रू मेंबर्स है सभी को हम लोग मार देंगे। और लास्ट में होता भी यह है कि इतनी बड़ी बड़ी जो क्रूज शिप होती है उनमें करोड़ों का सामान रहता है, जिनकी वजह से कंपनियां भी मजबूर हो जाती है इनको फिरौती पे करने में। और ये जो सोमालिया के पायरेट्स होते हैं ये 5-10 लाख 20-25 लाख में नहीं मानते हैं। अगर आप विकिपीडिया चेक करोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इनकी जो रैंसम अमाउंट होती है वो कितनी होती है। इनकी जो फिरौती का रकम होता है वो 50 करोड़ तक भी जाता है, कहीं कहीं पे 70-80 करोड़ तक भी जाता है, छोटे शिप से 30-40 करोड़ तक भी जाता है। तो जब कार्गो शिप में बहुत करोड़ों का माल रहता है
तो कार्गो शिप वाली कंपनियां भी मजबूर हो जाती है 40-50 करोड़ के लिए, वो अपनी हज़ारों करोड़ की माल को दाव पे नहीं लगा सकती, इसीलिए उनको लास्ट में देना पड़ता है, तब जाके उनकी जो शिप है उसको छोड़ते हैं ये लोग। अगर आप विकिपीडिया चेक करोगे तो वहाँ पे आपको टोटल लिस्ट मिल जाएगा कि सोमालिया के पायरेट्स ने आज तक किन किन शिपों पर अटैक किया है, कहाँ पे उनको सफलता मिली है और कहाँ पे उनको नेवी का सामना हुआ है या फिर कहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला है। तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सोमालिया के पायरेट्स की तरफ से अटैक हुआ है। तब आप लोग मेरे से पूछोगे कि भाई जब यहाँ पे इतने ज़्यादा अटैक ही होती है, इतना ज़्यादा समुद्री लुटेरे भरे हुए हैं, तो शिप ये सब रास्ते यूज़ ही क्यों करती है, वो कोई और रास्ता या फिर कोई और रूट से क्यों नहीं जाती है। तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो गल्फ ऑफ एडन का रास्ता है ये जाता है मेडिटेरियन सी में, और मेडिटेरियन सी से जाने से पहले यहाँ पे स्विस कैनल का रास्ता आता है जो कि इजिप्ट में है। स्विस कैनल की मदद से जो शिप्स है उनका 12 से 13 दिन का समय बचता है और डीजल भी बहुत ज़्यादा बचता है, जिसकी वजह से शिप्स जो है ये रास्ता लेना पसंद करती है। एंड सोमालिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, जिसकी वजह से इसका जो कोस्ट लाइन है बहुत ही ज़्यादा लंबा है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो मोर देन 3000 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है। तो जितनी भी कार्गो शिप इनके कंट्री के नज़दीक होकर जाती है तो यहाँ पर पायरेसी का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए इस एरिया से जो भी कार्गो शिप जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे रहती है, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान देती है ताकि कोई भी पायरेसी अटैक ना हो, कोई भी पायरेट्स इनके शिप में अचानक से चढ़ ना जाए। 2013 में एक मूवी रिलीज हुई थी कैप्टन फिलिप्स करके, वो मूवी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो कैप्टन फिलिप्स की असली कहानी पे बेस्ड थी, जहाँ पे कैप्टन फिलिप्स को और उनकी शिप को इन समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। फिर बाद में जैसे तैसे करके जो क्रू मेंबर थे उन्होंने कुछ चालाकी से मतलब अपना जो शिप उसको बचा लिया, लेकिन जब वो लोग जा रहे थे मतलब तो जो क्रू मेंबर रहते हैं उस शिप के जब पायरेट्स को वापस भगाने लगते हैं अपने शिप में, तो वो चालाकी से जो कैप्टन है उनको भी अपने साथ ढकेल देते हैं और कैप्टन को अगवा कर लेते हैं। फिर यूएस नेवी की वजह से उनकी जान बचती है। 4 पायरेट्स रहते हैं उसमें, जिसमें कि 3 ठोक का वहीं पर एनकाउंटर हो जाता है और फिर एक जो है उसको हिरासत में यूएस नेवी ले लेती है। यूएस नेवी की जस्ट ऊपर में बेस है सोमालिया के ऊपर में जो मैंने आपको कंट्री बताया जिबूटी, वहाँ पे यूएस जो मिलिट्री उसका बेस है। टोटल तो अफ्रीका में यूएस मिलिट्री के 36 बेसेस है, जिसकी वजह से जैसे ही यूएस नेवी को पता चला कि उनकी जो कंट्री की शिप है वो हाईजैक हो जाती है तो फट से वहाँ पे यूएस नेवी आ जाती है, मतलब सोमालिया के पास आ जाती है। तो ये यूएस की शिप थी, इसलिए यूएस नेवी वहाँ पे तुरंत से आ गई। और वहीं अगर कोई छोटी कंट्री की शिप रहती तो उनके देश के नेवी को ही आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और तब तक क्या होता कि ये जो सोमालिया के पायरेट्स रहते हैं ये कैप्टन को अपने साथ सोमालिया ले जाते, और एक बार सोमालिया पहुंच जाने के बाद वहाँ से बचकर निकल जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता, क्योंकि एक बार सोमालिया के पायरेट्स ने टीवी जर्नलिस्ट मतलब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट थे वहाँ पर जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उनके साथ एक और बंदे थे वो भी यूरोप के कहीं के थे, उनको 436 दिन तक अपनी गिरफ्त में रखा था, मतलब 436 दिन तक अगवा करके रखा था, लिटरली 436 डेज। तो ये फैक्ट सुन के आप लोग समझ सकते हो कि सोमालिया कितनी ज़्यादा डेंजर कंट्री है। यूएस के अगर आप लोग ट्रैवल एडवाइजरी में देखोगे तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि डू नॉट ट्रैवल हाई रिस्क। जी हाँ, यूएस के ट्रैवल एडवाइजरी में सोमालिया जाना साफ मना है। फिर भी वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप सोमालिया जाने की ठान ही लेते हो, अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि मैं जाकर ही मानूंगा, तो वहाँ यूएस जो कि ट्रैवल एडवाइजरी उसमें क्लियर लिखा है कि जाने से पहले अपने जो बीवी बच्चे हैं उनका कौन आगे देखभाल करेगा, अगर आप नहीं लौट के आते तो उसके बारे में लिख कर जाओ। आपकी जो बैंक बैलेंस है, पर्सनल डिटेल्स है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, कुछ भी लैंड होल्डिंग्स है, एसेट्स है, उनका आगे कौन भी मतलब उनका टेक ओवर कौन करेगा, कौन नया ओनर होगा, तो सभी चीज़ें मेंशन करके जाओ। और वहीं यूएस की जो ट्रैवल एडवाइजरी सोमालिया उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर यूएस का कोई भी सिटीजन सोमालिया जाता है और कुछ भी उसके साथ पंगा होता है तो यूएस गवर्नमेंट कुछ भी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि ये आप अपने तौर पर जा रहे हो। यूएस की ट्रैवल एडवाइजरी में साफ मना किया हुआ है कि डू नॉट ट्रैवल टू सोमालिया। और वहीं अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ पायरेसी, टेररिज्म, किडनैपिंग, मर्डर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट होती है, सभी लोगों को पता है। इसलिए सोमालिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो एकदम ज़ीरो है। आज के डेट में कुछ यहाँ पे टूरिज्म के नाम पे कुछ लोग आ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ पे जो सिविल वॉर है वो लिटरली 1960 से चल रहा है। यहाँ आज तक कोई भी प्रॉपर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई नहीं है। तो जब लोगों के पास कुछ कमाने का जरिया ही नहीं रहेगा, जब लोगों के पास कुछ करने को है नहीं, जब देश के लोग ही पढ़े लिखे नहीं है, तो लोग अपने आप को गलत कामों में तो डालेंगे ही। और इसी की वजह से सोमालिया में सबसे ज़्यादा पायरेट्स पाए जाते हैं। कोस्टलाइन इस देश की इतनी बड़ी है जैसा मैंने आपको बताया। और दूसरी बात यह है कि सोमालिया में जो फिशिंग करते हैं लोग, उनसे भी उनकी आय होती है, मतलब इनकम होती है। इन $5 से $10 मैक्सिमम एक दिन की होती है, लेकिन वहीं एक शिप को अगर ये लोग लूट कर लाते हैं तो रैंसम अमाउंट $3 लाख, $2 लाख, $5 लाख तक जाती है। जितना बड़ा शिप उतनी बड़ी इनकी रैंसम अमाउंट।
वहीं मैं आपको बताऊं, इंडियन नेवी से भी जो सोमाली पायरेट्स उनका एनकाउंटर हुआ था। इंडियन नेवी ने जमकर इनको लतार लगाई थी और बहुत सारे सोमाली पायरेट्स को कैप्चर भी कर लिया था। सो मोर देन 3000 सोमाली पायरेट्स आपको दुनिया के हर एक जेल में देखने को मिलेंगे। एंड ये जो पिक्चर मैंने आपको रिकमेंड किया, इसमें भी 4 पायरेट्स ने टोटल मिलकर हाईजैक किया था। तो 3 को तो एनकाउंटर कर दिया था यूएस नेवी के सील कमांडोज ने, लेकिन एक को मतलब रंगे हाथ पकड़ लिया था। तो आज भी वो यूएस की जेल में बंद है। उसका नाम था मूसा। एंड हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि जो कार्गो शिप होती है, कंटेनर शिप होती है, वो यही रूट क्यों लेती है, वो कोई और रूट से क्यों नहीं जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो एशिया से यूरोप या फिर यूरोप से एशिया जो भी कंटेनर ट्रैफिक का मूवमेंट होता है वो यही रास्ते से क्यों होता है, क्योंकि ये रास्ता शॉर्टेस्ट रूट है एशिया से यूरोप की मार्केट को एक्सेस करने का और यूरोप से एशिया के मार्केट को एक्सेस करने का। वो इसलिए है क्योंकि ये रास्ते में आपको एक बार सिर्फ स्विस कैनल पार करना और डायरेक्टली आप यूरोप के एरिया में एंटर हो जाओगे। स्विस कैनल से पहले आप यहाँ पे रहते हो गल्फ ऑफ एडन के पास, मतलब जिसको हिंदी में एडन की खाड़ी बोला जाता है, और गल्फ ऑफ एडन रेड सी होते हुए आप डायरेक्ट मेडिटेरियन सी को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है जो शिप अगर ये रास्ते नहीं लेगी तो उसको कौन सा दूसरा रास्ता लेना होगा। तो ये जो रास्ता ये अभी आपको मैं मैप पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आए। दूसरा जो रास्ता है वो है कि आपको पूरा अफ्रीका के नीचे से होके जाना होगा, तब जाके आप यूरोप पहुँचोगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इस वाली रूट को सेलेक्ट करने में 12 से 13 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं और बहुत ज़्यादा डीजल का भी कॉस्ट आता है, यानी फ्यूल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी की वजह से कंपनियाँ जो है, मतलब जो कार्गो कंपनियाँ होती है जो ये सब शिप्स को रन करती है, वो ये इस रास्ते को अवॉइड करती है। दूसरी बात यह है कि इंडियन ओशन नीचे जाके एंटार्क्टिक वाले रीजन से मीट करने लगती है, मतलब जो कि साउदर्न ओशन आज के समय में जिसको बोला जा रहा है, जिसको कि 5th ओशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो साउदर्न ओशन से इंडियन ओशन जब नीचे जाके मीट करने लगती है तो बहुत ज़्यादा हाई वेव्स आते हैं, 20-25 मीटर्स तक हाई वेव्स आते हैं। और वहीं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है, काफ़ी हवाएं ठंडी चलने लगती है क्योंकि हम लोग अर्थ के बहुत नीचे जाने लगते हैं साउथ पोल की ओर। तो उस वाले रूट में वेदर कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें भी आती है जो कि छोटे कंटेनर शिप के लिए उतना मतलब देखा जाए तो अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि 20-25 मीटर वेव आप लोग समझ ही सकते हो, ऑलमोस्ट 2 से 3 तल्ले जितना फ्लोर होता है उतना ऊपर ऊपर वेव्स उठने लगती है। तो ये लिटरली जो पूरी शिप होती है उसको हिला देती है। तो ये एक तो वेदर की प्रॉब्लम हो गई, दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है क्लाइमेट की। तो एक तो हो गई क्लाइमेट, यहाँ का वेदर कंडीशन बहुत खराब रहता है, बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठती है जिसकी वजह से शिप्स में जो कार्गो सामान रहता है वो भी डैमेज होने की चांसेस रहती है। दूसरी बात है कि ये जो रूट है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। आप यहाँ से अगर इंडिया से चाइना से नीचे निकलोगे तो पूरा अफ्रीका का आपको नीचे साउथ अफ्रीका से होते हुए यूरोप को जाना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, जैसा मैंने आपको बताया कि 12-13 दिन एक्स्ट्रा लग जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉस्ट, इस रूट से जाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। अभी आप लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल की मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और जितनी भी ये सब शिप है ये इलेक्ट्रिक या फिर जो सोलर एनर्जी उससे तो चलती नहीं है, सब सभी डीजल पावर्ड शिप रहती है। तो बहुत ज़्यादा डीजल का भी खर्चा हो जाएगा इस वाली रूट से, इसलिए कंपनियां इस रूट को अवॉइड करती है। कंपनियां क्या करती है, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू, रेड सी के थ्रू, फिर सुएज कैनल को पार करते हुए डायरेक्टली यूरोप में एक्सेस कर जाती है। तब आप लोग मेरे को बोलोगे कि भाई अगर कंपनी इतने पैसे बचा ले रही डीजल में, उनको 12-13 दिन का समय भी बच जा रहा है इस वाले रास्ते से, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? अगर कंपनियों की जो शिप है वो हाईजैक हो जाएगी तो जितना पैसा वो लोग डीजल बचाने में देते उतना ही पैसा तो ये समुद्री लुटेरे ले जाएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल भी सही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वेदर उस रूट का बहुत ज़्यादा खराब रहता है, कार्गो जो रहती है उसको भी डैमेज होने की चांसेस रहती है, साथ में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, डीजल तो ज़्यादा जलता ही है। लेकिन यहाँ पे बात है कि रैंसम अमाउंट तो लुटेरे ले जाते हैं इतना ज़्यादा, तो डीजल की तो कॉस्ट वहीं पर लग गई। जो डीजल कंपनी ने बचाई थी वो तो जो कॉस्ट है वो सोमाली पायरेट्स ले गए। लेकिन मैं आप लोग बता देता हूँ कि अभी ये जो हाईजैकिंग है और अभी ये जो पायरेसी है थोड़ा सी कम हो गई है, क्योंकि आजकल कंटेनर शिप और कार्गो शिप्स में भी गार्ड रखे रहते हैं और ये सब गार्ड भी मशीन गन और AK-47 के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से सोमाली पायरेट्स अगर आते भी हैं इनके शिप को हाईजैक करने तो गार्ड्स ही इनको ऊपर से गोली मारते हैं या फिर गोली मार के बता देते हैं कि भाई हमारे पास भी हथियार है, यहाँ से दूर चल जाओ। तो ये सब चीज़ों की वजह से फिलहाल के डेट में पायरेसी कम हो गई है, हाईजैकिंग कम हो गई है। तो दोस्तों अभी भी मैं कंप्लीटली ये फैक्ट नहीं डिनाई करूंगा कि सोमाली से पायरेसी बिल्कुल भी खत्म हो गई है, सोमालिया में पायरेट्स नहीं रहते, अभी भी वहाँ पे पायरेट्स है, अभी भी हाईजैकिंग होती है, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो गई है। कम इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मर्चेंट नेवी के जो सेलर्स है उनके साथ गार्ड्स को भी दे रही है। वो भी ऐसे वैसे गार्ड्स नहीं जिनको कि हाथ में डंडे दिए जा रहे हैं, वैसे गार्ड्स जिनके हाथ में गन हो, जिनके हाथ में मॉडर्न वेपन्स हो, जो कि सोमालिया पायरेट्स से अपने जो शिप है, अपने जो सेलर्स है, मतलब अपने जो फेलो मेंबर्स है उनकी जान की रक्षा कर पाए। तो ये सब शिपों को ज़्यादा टारगेट वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब शिप जिनमें कोई गार्ड्स नहीं रहते हैं, जो कि उतना हाई अलर्ट पे वो एरिया में नहीं रहता, आसानी से वो एरिया पे मस्त मौला होकर जाते हैं, तो ज़्यादातर सोमाली के पायरेट्स अभी इन्हीं शिपों को टारगेट करते हैं। तो दोस्तों अब तो हम लोगों ने बहुत बात कर ली सोमालिया के पायरेट्स के बारे में, सोमालिया पायरेट्स क्यों पाए जाते हैं, कहाँ से इनको हथियार मिलती है, कैसे शिप्स को ये टारगेट करते हैं, तो सभी चीज़ तो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब ये बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो
जी हाँ दोस्तों, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है और इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि सोमालिया में सबसे पहले रोजगार बनना चाहिए। अगर लोगों के पास आय का जरिया होगा, लोगों के पास कमाने का जरिया होगा, तब जाके लोग ये सब जो इलीगल एक्टिविटीज़ है इसको करना छोड़ेंगे। लेकिन वही बात आती है, जब लोगों के पास काम करने का ही जरिया नहीं है, जब लोगों के पास कमाने का कोई साधन ही नहीं है, तो लोग ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ में तो जाएंगे, इसमें अपना पैर पसारेंगे ही। तो यहाँ पर ज़रूरत यह है कि सोमालिया में एक प्रॉपर गवर्नमेंट स्टेबल हो, और ये सब जो गवर्नमेंट है सोमालिया में कुछ कंपनीज़ को लाए या फिर कुछ मतलब ऐसा करे ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार है, या फिर कुछ चीज़ की उनको ट्रेनिंग दे ताकि वो दूसरे देशों में जाकर काम कर सके। बेसिकली यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तक सोमालिया में आय का इनकम नहीं होगा, कुछ अलग सोर्स इनकम नहीं होगा, तब तक ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ चलते रहेगी। तो बस यहाँ पे बात ये है कि सोमालिया में कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए, मतलब प्रॉपर इनकम का सोर्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आज कमाई हो रही है, कल कमाई हो रही है, परसों से होनी ही बंद हो गई। तो कुछ प्रॉपर इनकम का सोर्स होना चाहिए, तब वहाँ के जो लोग हैं वो सब इलीगल एक्टिविटी से अपना जो कदम है उसको पीछे लेंगे। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो हुआ, यहाँ पे तो हम लोगों ने बात की सोमालिया और उसके पायरेट्स के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए सोमालिया के बारे में कि सोमालिया की ये हालत कैसे हुई, सोमालिया में सिविल वॉर कब से चल रहा था, कौन सी कंट्री ने सोमालिया पर कब्जा करके रखा था, यूएस मिलिट्री सोमालिया में क्यों आई थी, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को यहाँ पे क्यों भेजा गया था, पाकिस्तान की मिलिट्री के जो 14 सैनिक है वो सोमालिया में क्यों शहीद हो गए थे। तो जी हाँ, सोमालिया के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। सोमालिया में बहुत ज़्यादा कांड हुए हैं, यूएस के भी सेना को यहाँ पे दौरा कर पीटा गया था। वो सब हम लोग अलग वीडियो पे कवर करेंगे। तो अगर आपको सोमालिया की डिटेल वीडियो चाहिए कि सोमालिया आज इस हालत पे कैसे पहुंचा, सोमालिया में ऐसा कैसे हो गया कि खाली वहाँ पे पायरेट्स है, लोग लूट मार पे हमेशा उतरे रहते हैं, तो ये चीज़ पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे इस पे हम लोग बात करेंगे सोमालिया में सिविल वॉर कब से, वो सोमालिया गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग करती है, यूएस के सैनिकों को दौरा कर क्यों पीटा गया था, उसकी लाइव टीवी में टेलीकास्ट भी हुई थी। तो जी हाँ, इफ यू वांट टू मेक मी अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल, सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। सो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप लोगों को देखने के लिए थैंक यू।